हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है विक्रम और बेताल की स्वर्ग की अप्सरा का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वह विशेषता थी कि अपनी कला में पूर्ण तन्मयता, अर्थात उर्वशी अपने नृत्य में इतनी मगन थी कि उसे मधुमक्खियों व बर्रे के डंक की पीड़ा का एहसास ही नहीं हुआ। अपनी कला के प्रति उर्वशी की साधना उच्च कोटि की थी। कला प्रदर्शन के समय उसका ध्यान सिर्फ अपनी कला में होता था। वह उसमें इतनी लीन हो जाती थी, इतनी खो जाती थी कि उसे सिर्फ यह एहसास रहता था कि वह नृत्य कर रही है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई एहसास उसे नहीं रहता था। जबकि रंभा भले ही उर्वशी के समान ही उच्च कोटि का नृत्य करती थी, लेकिन वह अपने नृत्य में इतनी व्यस्त अथवा ध्यान मग्न नहीं होती थी जितनी कि उर्वशी हो जाती थी। उर्वशी के मस्तिष्क में नृत्य के समय सिर्फ नृत्य का एहसास होता था, इसलिए उसे पीड़ा का पूर्ण एहसास नृत्य की समाप्ति पर हुआ। जबकि रंभा चूंकि अपने नृत्य में उर्वशी के समान गहराई में नहीं डूबी थी, उस समय उस जितनी ध्यान मग्न नहीं थी, इसलिए उसे पीड़ा का एहसास तुरंत हो गया। और पीड़ा का के इस एहसास ने नृत्य करने की उसकी भावना को, उसके एहसास को दबा दिया। इसलिए उर्वशी रंभा से श्रेष्ठ कलाकार साबित होती है। राजन, तुमने बिल्कुल सही निर्णय दिया है। चलो अब हम उनका भी निर्णय सुन लेते हैं। देवादिदेव इंद्र महाराज, जो कलाकार अपनी कला की जितनी गहराई में जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ होता है। हालांकि नृत्य कला रंभा के पास भी उर्वशी से कम नहीं है, लेकिन नृत्य में उसकी तल्लीनता, उसमें खो जाने के गुण का रंभा में सर्वदा अभाव है। तथा किसी भी कलाकार की कला को परखने का यह सबसे सही पैमाना है कि यह देखा जाए कि कलाकार अपनी कला में कितना अधिक मग्न है अथवा अपनी कला की कितनी गहराई में गया है। इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने मधुमक्खियों व बर्रों से भरे यह गुलदस्ते विशेष तौर पर बनवाए थे। मैं देखना चाहता था कि दोनों अप्सराओं में से कौन वह कौन सी अप्सरा है जो अपनी कला प्रदर्शन के समय इतनी मग्न हो जाती हो कि उसे अपने शरीर की भी सुध बुध ना रहती हो। आप ठीक कहते हैं, उर्वशी ऐसी ही अप्सरा है। आज से पहले भी अन्य कई अवसरों पर हमने ऐसा देखा व महसूस किया है कि नृत्य व गायन के समय उर्वशी जितनी मग्न हो जाती है, रंभा उतनी नहीं होती। एक बार ऐसा ही हुआ था। बगीचे में हमने नृत्य सभा का आयोजन किया था। बहुत देर तक नृत्य चला। नृत्य यह दोनों अप्सराएं कर रही थीं। यह भी मग्न थी और देखने वाले भी। कि अचानक बारिश आ गई। सबसे पहले तो दर्शक और संगीतज्ञ भागे। फिर रंभा भी दौड़कर मेरी छतरी के नीचे आ गई, पर उर्वशी बगीचे में नृत्य करती रही, मानो बारिश शुरू होने व संगीत बंद हो जाने की उसे खबर ही ना हुई हो। बारिश! उर्वशी, अरे क्यों भीग रही है? सर्दी लग जाएगी। हैं? अरे बारिश! जाओ, छतरी उर्वशी के पास ले जाओ। जो आ गया महाराज। इसका मतलब मैंने जो निर्णय दिया है, आप सहमत हैं उससे? बेशक। महाराज ही नहीं बल्कि मैं भी सहमत हूँ। सचमुच में कला के प्रति इसकी साधना मुझसे अधिक है। मैं व्यर्थ ही इससे विवाद कर बैठी। चलो उर्वशी, राजवैद्य को बुला लिया गया है। आओ अब मधुमक्खियों के डंक का उपचार करवा लें। चलो। सच व्यर्थ व्यर्थ में के विवाद में पड़कर हम दोनों ने कष्ट उठाया। तुम भी व्यर्थ में यह कष्ट भोग रहे हो राजा विक्रम। मैं फिर समझा रहा हूँ तुम्हें। उस योगी को दिए गए वचन को भूल जाओ और शेष रात अपने महल की सैया पर व्यतीत करो, क्योंकि तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकोगे राजन। मैं वापस उसी शमशान में जा रहा हूँ जहाँ से लाद कर तुम मुझे ला रहे थे। हा हा हा। नहीं बेताल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दिए हुए वचन की पूर्ति के लिए मैं बड़े से बड़ा कष्ट सह सकता हूँ। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब मिलते हैं और बेताल के अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है अनोखा वरदान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य भी अपने किस्म का एक अनोखा, दृढ़ निश्चयी और दुस्साहसी व्यक्ति था। वह जब जो काम कर लेने की ठान लेता, तो वह उस काम को अवश्य अवश्य पूरा करके रहता था। इसी प्रकार उसने यह जिद ठानी हुई थी कि वह जैसे भी संभव होगा बेताल को इस शमशान में से उठाकर दूर उस महाशमशान में ले जाएगा जहाँ वह अनोखा योगी बैठा था, जिसने राजा से वचन ले लिया था कि वह भोर सुबह होने से पहले बेताल को उसके पास पहुंचा दे, अतः सीरस के वृक्ष पर वापस लौट आए। बेताल को राजा विक्रम ने एक बार फिर उसे वृक्ष से नीचे उतारा और कंधे पर लाद कर चल पड़ा। राजा विक्रम, जिस योगी के लिए तू यह कठिन परिश्रम कर रहा है वह योगी महाधूर्त है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तू जहाँ मर्जी ले चल।
पर मेरे अंदर एक बुरी आदत है कि सफ़र में मैं कभी चुप नहीं रह सकता, बोलता रहता हूँ। मेरे पास अनेक कहानियाँ हैं। यह कहानियाँ शिक्षाप्रद होने के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करती हैं। और सच्ची बात, यानी लाख रुपए की बात है, यह है कि बोलते बतलाते चलो तो कितना ही लंबा सफ़र क्यों ना हो, सफ़र में बोरियत महसूस नहीं होती। समय आसानी से कट जाता है और मार्ग की भयानकता भी दिमाग पर कुछ असर नहीं डाल पाती। लेकिन राजन, शर्त वही पुरानी है कि तुम मार्ग में बोलोगे नहीं। अगर तुमने मौन भंग किया तो मैं वापस लौट जाऊंगा। एक बहुत बड़े महाज्ञानी विद्वान महात्मा थे। एक बार उन्होंने निश्चय किया कि जंगलों और पहाड़ों की इस एकाकी कंदराओं से बाहर निकलकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया जाए, ताकि पता चले संसार में कौन दुखी है और कौन सुखी, तथा शहर गांवों अथवा छोटे बड़े कबीलों में रह रहे लोगों में कितनी इंसानियत व भाईचारा बाकी रह गया है, अर्थात मानव समाज का पतन हो गया है अथवा उसने विकास किया है, इसका पता लगाया जाए। प्यारे शिष्यों, कल सूर्योदय होते ही यहाँ से चल पड़ेंगे। तुम सब भी साथ चलोगे, हम विश्व भ्रमण करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। आपके साथ किया गया विश्व भ्रमण हमारे लिए निश्चय ही अनोखा व दिलचस्प साबित होगा। और वह विद्वान महात्मा अपने शिष्यों के साथ संपूर्ण संसार की यात्रा के लिए निकल पड़े। वह जिस राज्य, नगर तथा गांव में से गुजरते, वहां के लोग जोशो खरोश के साथ उनका स्वागत करते। गुरुजी, इससे पता चलता है कि समाज अब भी विद्वानों का आदर करता है। कहीं उनका सम्मान कम होता, कहीं ज्यादा। इस प्रकार वह विद्वान महात्मा ही नहीं, उनके शिष्य भी समझते जा रहे थे कि वर्तमान समाज कैसा है। कहीं दुखों व शारीरिक कष्टों से इंसान परेशान है, तो कहीं सुखी और स्वस्थ लोगों का उत्साह भरा जीवन नजर आता है। कहीं टूट कर गरीबी और भुखमरी है, तो कहीं रईसी के ठाट बाट हैं। इसी प्रकार अनेक राज्यों, नगरों और गांवों से गुजरते हुए वह एक छोटे से गांव में पहुंचे। गुरुदेव, मैं इस गांव का प्रधान हूँ। हम सब गांव वाले चाहते हैं कि हमें आपकी सेवा का अवसर मिले, तो इसे हम अपना सौभाग्य समझेंगे। बहुत दिनों से हमारे गांव में कोई अतिथि नहीं आया, इसलिए अगर 2 दिन के लिए भी आप हमारे गांव में ठहर गए तो हम सचमुच अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। उन लोगों के विनम्र आग्रह ने विश्व भ्रमण पर निकले उस महात्मा तथा उसके शिष्यों को बहुत अधिक प्रभावित किया और वह उस गांव में अतिथि बन गए। के लोगों ने उसी समय, उसी शाम को महात्मा जी का प्रवचन सुना। आपके प्रवचनों में कैसा सम्मोहन है गुरुदेव। दिल करता है हम यहाँ से उठे ही ना, जिंदगी भर आपके मीठे मीठे बोल ही सुनते रहें। दोपहर को गांव के बुजुर्ग ही नहीं, युवक भी उनके पास आते थे और ज्ञान, ध्यान तथा मनुष्य के धर्म और कर्म जैसे नाजुक विषयों पर चर्चा होती और महात्मा उनके प्रत्येक प्रश्न का नपा तुला उत्तर देकर उन्हें प्रभावित करते। संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है और सबसे बड़ा झूठ जीवन है। और 2 दिन की बजाय महात्मा उस गांव में पूरा एक सप्ताह ठहर गए, पर उन्होंने तथा उनके शिष्यों ने गांव के लोगों को प्रतिदिन बीते दिन की अपेक्षा हर अगले दिन अधिक जोश और खरोश में पाया। गुरुदेव, आज आप मेरे यहाँ भोजन कीजिएगा। नहीं गुरुदेव, ऐसे तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा, इसलिए आज मेरे घर भोजन कीजिएगा। गुरुदेव और शिष्यों का दिल गांव वासियों ने पूरी तरह मोह लिया था। समस्त ग्राम वासियों ने पूर्ण मनोयोग से उस महात्मा तथा उसके शिष्यों की सेवा की थी। प्यारे शिष्यों, पूरा एक सप्ताह बीत गया है इस गांव में। सचमुच कितने अच्छे हैं यहाँ के लोग। लगता है सारे संसार के चुने हुए बढ़िया लोग इस गांव में आ बसे हैं। पर कल हम यहाँ से चल पड़ेंगे। आपका हुक्म आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन गुरुदेव, गांव के लोगों से बिछुड़ते हुए बहुत दुख होगा। हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना गुरुदेव। नहीं वत्स, तुम सब बहुत अच्छे हो। तुम सबने हमारा मन मोह लिया है। आपके मीठे आप बोलो तथा आपकी ज्ञान की बातों ने हमारा मन भी मोह लिया है गुरुदेव। तुम सबने सच्चे मन से, सच्चे भाव से हम सबकी सेवा की, आदर सम्मान दिया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा संगठन टूट जाए और तुम सब बिखर जाओ, उजड़ जाओ। उस महात्मा के इस वरदान ने उस गांव के लोगों को हैरत में डाल दिया। यह कैसा वरदान दे गए गुरुदेव। आज तक हमारे गांव में जितने भी साधु महात्मा आए, उन सभी ने हमें संगठित होने का, मिलजुल कर रहने का वरदान दिया, लेकिन इन्होंने कहा हम बिखर जाएं। क्यों दिया यह अभिशाप। हाँ, यह वरदान नहीं, अभिशाप है, जो
अब हम सबको भोगना पड़ेगा। महात्मा गुरुदेव के वरदान का असर तो होना ही था, इसलिए उस गांव के लोगों के रोजगार एकाएक मंदे पड़ गए। व्यापारियों का दिवाला निकल गया, किसानों की फसल बेकार हो गई, भयानक सूखा अकाल पड़ा और उस गांव के परिवार गांव छोड़कर जाने लगे। इस प्रकार वह गांव उजड़ने लगा, बिखरने लगा। उधर महात्मा अपने शिष्यों के साथ एक दूसरे गांव में जा पहुंचे। गुरुदेव, कमाल हो गया, इस गांव के लोगों ने तो हमारी तरफ देखा तक नहीं, सब काम में पूर्ववत व्यस्त हैं। जवाब में गुरुदेव मुस्कुरा कर रह गए। और पूरा दिन बीत गया, लेकिन उस गांव के किसी भी परिवार ने उनसे खाना तो दूर पानी तक की बात नहीं पूछी। गुरुदेव, इस गांव के लोग तो बड़े असभ्य हैं। वह रात तो उन्होंने वहीं उस चबूतरे पर बिता दी। गुरुदेव, यह लोग रहन सहन का, आचार विचार का फर्क नहीं जानते। इन्हें नहीं पता कुछ कायदे का समाज में रहने के कुछ कायदे कानून भी हैं। हम ऐसे गांव में एक पल भी नहीं रुकेंगे। इतने गंदे लोगों के बीच आकर हम सब अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इन लोगों के दिल में किसी के लिए आदर भाव नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों, लेकिन जाने से पहले इन लोगों को वरदान तो दे दें। वरदान? ऐसे लोगों को तो शाप मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को तो भस्म कर देना चाहिए। लेकिन उन्हें भस्म करने की बजाय गुरुदेव ने वरदान दिया, तुम सब सुखी रहो और यहीं बसे रहो। तुम में से एक भी परिवार उजड़कर किसी नए स्थान पर ना जाए। बताओ राजा विक्रम, उस महात्मा ने भले लोगों को उजड़ जाने का और गंदे लोगों को वहीं बसे रहने का विचित्र अभिशाप अथवा वरदान क्यों दिया? महात्मा ने सही वरदान और अभिशाप दिया था। बुरे लोगों से कहा वे वहीं बसे रहें और कहीं और ना जाएं, ताकि वह किसी अन्य को अपने जैसा गंदा ना बना सकें। और भले लोगों को उजड़ जाने का अभिशाप या वरदान इसलिए दिया क्योंकि वे उजड़ कर जहाँ भी जाएं वहाँ के लोगों को अपने जैसा बनने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार संसार से बुराई का अंत और भलाई का विस्तार होने लगेगा। तूने ठीक कहा विक्रम, पर तू बोल क्यों पड़ा राजा विक्रम? तूने शर्त क्यों तोड़ दी? तूने शर्त भंग की है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारी ये वाली कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब हमारी अगला शीर्षक है विक्रम और बेताल का उत्तराधिकारी कौन। बेताल पुनः शमशान में लौटकर सिरस के वृक्ष पर उल्टा लटक गया था। तभी राजा विक्रम भी उसका पीछा करते हुए वहीं आ गया और सिरस के वृक्ष से उसने बेताल को नीचे उतारा, फिर कंधे पर लाद कर अपनी राह चल पड़ा। हठी विक्रमादित्य, तेरे साहस और धैर्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए तेरे श्रम को भुलाने के लिए मैं तुझे नया किस्सा सुनाता हूँ। पर ध्यान रहे, अगर राह में तूने मौन भंग किया तो मैं वापस यहीं लौट आऊंगा। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 3 जवान बेटे थे जो आज्ञाकारी थे और आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है। मुझे डर है कि मेरे मरने के बाद यह घर उजड़ ना जाए। क्या पता, जैसे आज मेरे सामने यह तीनों भाई प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, मेरे मरने के बाद भी क्या यह इसी प्रकार मिलजुल कर रहेंगे या लड़ झगड़ कर अलग हो जाएंगे? मैं सोचता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद भी यह तीनों भाई ऐसे ही मिलजुल कर रहें, और ऐसा तभी हो सकता है जब मेरी मृत्यु के बाद इनमें से एक कंधों पर घर चलाने की जिम्मेदारी आए, वह समझदार हो तथा घर में वह हमेशा वही चीज़ लाए जिसे तीनों भाई समान रूप से इस्तेमाल कर सके। इसके लिए मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा में जो पास होगा मैं उसी पर घर चलाने की जिम्मेदारी डालूंगा और मेरी मृत्यु के बाद वही घर संभालेगा। फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद बूढ़े किसान ने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया और कहा, मेरे अच्छे और प्यारे पुत्रों, संसार के नियमानुसार अब मेरी मृत्यु निकट है और मैं चाहता हूँ मेरी मृत्यु के बाद तुम तीनों भाइयों में घर का मालिक बनने की बात पर कोई झगड़ा अथवा मनमुटाव ना हो। इसलिए मैं अपने जीते जी तुम्हारी यह समस्या हल कर देना चाहता हूँ, अर्थात मेरी मृत्यु के बाद घर का मालिक कौन बनेगा, इस सवाल का हल खोजना है मुझे। और इसके लिए मैं देखूंगा कि तुम तीनों में कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है। जो मेरी परीक्षा में पास होगा मैं उसे ही घर का स्वामी बना दूंगा और मेरी मृत्यु के बाद भी वही घर का मालिक बना रहेगा। हम वचन देते हैं पिताजी कि हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो सुनो, मैं तुम तीनों भाइयों को एक एक पैसा दे रहा हूँ। यह संभालो अपना एक एक पैसा, और तुम तीनों बाजार जाकर अपने अपने पैसे की कोई भी ऐसी मनपसंद चीज खरीद कर लाओ
जो इस घर के प्रत्येक प्राणी के लिए समान रूप से उपयोगी हो। और ध्यान रहे, जो भी वस्तु लाओ उस वस्तु से अपना घर भरा भरा नजर आए, अर्थात वह वस्तु इतनी अधिक हो कि वह किसी की भी निगाहों से छुपी ना रह सके। ठीक है पिताजी, हम आपकी इच्छानुसार ही इस एक पैसे को खर्च करेंगे। और तीनों भाई घर से अलग अलग दिशा को चले गए। तीनों भाई 3 अलग अलग शहरों में गए और पूछते पूछते हुए उस शहर के प्रमुख बाजार में पहुंच गए। पूरा बाजार अनगिनत आकर्षक चीजों से भरा पड़ा है। बड़ा भाई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक पैसे के बदले में उस बाजार की कौन सी चीज को घर ले जाए। ऐसी कौन सी चीज है बाजार में जो पूरे घर के लिए समान रूप से उपयोगी साबित हो सके। बड़ा भाई कई बार पूरे बाजार में घूम गया, खूब सोच विचारा। अंत में गेहूं, एक पैसे में गेहूं की 5 बोरियां आएंगी। गेहूं से भरी 5 बोरियों से पूरा घर ना सही, एक कमरा तो भरा भरा नजर आएगा और गेहूं घर में सबके लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगा। और वह गेहूं की 5 बोरियां गधों पर लदवा कर घर की ओर वापस लौट पड़ा। पिता ने प्रसन्नता से उसका स्वागत किया और गेहूं से घर भर देने के लिए उसे शाबाशी भी दी। अब अब साल भर तक के लिए हमारी गेहूं की जरूरत पूरी हो गई है। तुमने अच्छा काम किया है बेटे। इस बीच किसान का मंझला बेटा भी किसी नगर के बड़े बाजार में घूम रहा था। एक से एक आकर्षक और उपयोगी वस्तु है बाजार में, पर इनमें से ऐसी कौन सी चीज खरीदूं जिससे घर भी भर जाए और वह सबके लिए समान रूप से उपयोगी भी हो। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। रुई, एक पैसे में ढेर सारी रुई आएगी जिससे हमारे घर की एक कोठरी पूरी भर जाएगी। और रुई से पहनने तथा ओढ़ने बिछाने के कपड़े बनेंगे जो सबके लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। और 2 गाड़ियों में रुई के गट्ठर भरकर वह घर की ओर चल पड़ा। उस सारी रुई से उसके घर की एक पूरी कोठरी भर गई। वाह शाबाश, तुमने तो और भी अच्छा काम किया है मेरे बच्चे। पहनने ओढ़ने बिछाने के कपड़ों की तो हम सबको ही जरूरत होती है और तुम तो इतनी रुई ले आए हो कि इससे जो कपड़ा तैयार होगा वह हम सबके लिए कई वर्षों तक के लिए पर्याप्त होगा। पर तुम्हारा छोटा भाई पता नहीं कहाँ और कितनी दूर चला गया है और पता नहीं वह क्या चीज लाएगा खरीद कर। तीनों भाई और बूढ़ा किसान तीसरे नंबर के सबसे छोटे बेटे की प्रतीक्षा करते रहे। दिन ढल गया, शाम हो गई, पर छोटा तन तक भी तब तक भी घर नहीं लौटा था। अब तक नहीं आया तुम्हारा छोटा भाई। देखो रात हो गई है और कितना अंधकार फैल गया है। अब तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ना घर में रखी गेहूं की बोरियां नजर आ रही हैं और ना ही रुई से भरी कोठरी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। कौन कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ पिताजी, आपका छोटा बेटा। देर हो गई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओह, इतना अधिक अंधकार है कि मुझे तुम भी नहीं दिख रहे। फिर भला वह चीज कैसे नजर आएगी जो तुम लाए हो? मैं जो चीज लाया हूँ पिताजी, उसे देखने के लिए आपको सूर्योदय तक होने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या वह चीज इतनी अधिक है कि तुम उसे घर के अंदर भी नहीं ला सकते? क्या उस चीज को तुम गाड़ी पर रख कर नहीं लाए हो? नहीं पिताजी, वह चीज बहुत छोटी है, मैं उसे अपनी जेब में ही रख कर लाया हूँ। ओह, तब तो तुम हार गए बेटे, क्योंकि मेरी शर्त के अनुसार वह चीज सबको नजर आनी चाहिए, तब जबकि वह तुम्हारी जेब में रखी है जिसे तुम खुद भी नहीं देख पा रहे होगे। अच्छा अच्छा पिताजी, मैं हारा हुआ ही सही, पर मैं तुम्हें अपनी वह चीज दिखाता हूँ। हाँ दिखाओ। कुछ क्षण बीते, तभी पूरा आंगन, आंगन ही नहीं पूरा घर और घर की सभी अंधकार में डूबी कोठरियां तथा घर का प्रत्येक कोना रोशनी से जगमगा उठा। ओह, दीपक! बस एक छोटा सा दीपक, लेकिन हाँ पिताजी, मुझे पूरे बाजार में यह दीपक ही ऐसी वस्तु नजर आया था जिसे मैंने अपनी इच्छा अनुसार घर के लिए बहुत उपयोगी समझा। बताओ राजन। राजा विक्रम सुन राजा विक्रम बूढ़े किसान को अपने तीन तीनों पुत्रों द्वारा लाई गई चीजों में से किसके द्वारा लाई गई चीज सबसे अधिक पसंद आई, अर्थात उसने तीनों भाइयों में से किसे अपना घर का उत्तराधिकारी घोषित किया। अगर जानते हुए भी तू ना बोलेगा तो तेरा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। किसान ने अपने सबसे छोटे बेटे को घर का उत्तराधिकारी घोषित किया।
क्योंकि उसके द्वारा लाए गए दीपक की रोशनी से उनके घर का अंधकार दूर हो गया था तथा पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा था। और उस दीपक की रोशनी ही ऐसी चीज़ थी जिसकी उनके घर को सबसे अधिक ज़रूरत थी और जो सबके लिए समान रूप से उपयोगी थी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा राजन। किसान ने घर का स्वामी अपने छोटे बेटे को ही बनाया, क्योंकि उसकी नज़रों में वही इतना समझदार था जिससे यह उम्मीद थी कि भविष्य में भी वह इसी प्रकार की वस्तुएं घर में लाएगा जिनकी घर में सबको समान रूप से ज़रूरत होगी। और जब तीनों भाई घर की हर चीज़ का समान रूप से उपयोग करेंगे तो उनमें कभी झगड़ा ही ना होगा। लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही तूने मौन भंग कर दिया, इसलिए मैं चला वापस जहां से तू मुझे कंधे पर ढोकर यहाँ तक लाया था। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। आपको दोस्तों ये कॉमिक्स कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।